रामपुर से जो खबर आ रही है उसे सुनकर लगता है कि अब सरकार को स्कूल कॉलेज भी दुश्मन नजर आने लगे हैं। योगी सरकार ने रामपुर की एक यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, उसके 40 भवनों में से 38 भवनों को गिराने का आदेश दे दिया है। अब कौन नहीं जानता ये यूनिवर्सिटी है आजम खान की, तो आजम खान से दुश्मनी की सजा इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। अब रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडी का कहना है कि इन भवनों का नक्शा मंजूर नहीं था, वो अवैध हैं, इसलिए हम उसको गिरा रहे हैं। समस्या ये है कि ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ने लिखने की एक जगह है, और पढ़ने लिखने की जगह पर कुछ ऊपर नीचे होता भी है कभी कभी, तो राज्य को उसका निपटारा जल्द से जल्द खुद से कर देना चाहिए, ना कि उस यूनिवर्सिटी का ही निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए? ये बात उन्हें समझने में मुश्किल होगी जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, ना कभी स्कूल गए और मुफ्त में सत्ता के भोगी बने हुए बैठे हैं। कोई शराब का ठेका तो है नहीं है, और शराब का ठेका होता तो शायद ले दे के काम चल जाता। इनकी दुश्मनी ही पढ़ाई लिखाई से है। पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं, एक भर्ती 5 साल में हो रही है, और फिलहाल जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है उसे आप पढ़ लीजिए। वो रिपोर्ट कहती है, सरकारी रिपोर्ट, पिछले 10 साल में देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और इन्हीं 10 सालों में बच्चों के दाखिले में 2.25 करोड़ की गिरावट आ चुकी है। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। इस पूरी गिरावट का सबसे बड़ा हिस्सा भी उत्तर प्रदेश से आता है। तो जिस सरकार के राज में स्कूलों पर पहले ही ताला लगाया जा रहा हो, वही सरकार अब यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोजर चला रही है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 21A इसकी गारंटी देता है, और जब स्कूल कॉलेजेस ही गिराए जाने लगें तो सवाल उठाना लाजिम है कि आखिर इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। यही जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आखिर गिराया क्या जा रहा है और किस बिना पर गिराया जा रहा है उसकी बात करते हैं। आरडीए ने 28 जून को जौहर ट्रस्ट को एक नोटिस भेजा था। इसमें दावा किया गया कि परिसर में एक बड़ा हिस्सा बिना परमिशन के, बिना इजाजत के बना दिया गया है, और ट्रस्ट के सेक्रेटरी तय समय के भीतर इस निर्माण से जुड़ा कोई सबूत, कोई भी प्रूफ हमें नहीं पेश कर पाए हैं, हमारे सामने नहीं ला पाए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि 8 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने एक लिखित जवाब दे दिया इनको, और 15 जुलाई को दोनों पक्षों के अफसर और वकीलों की मौजूदगी में पर्सनल हियरिंग कराई गई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी हैं, उन्होंने ये कहा कि जिला पंचायत के रिकॉर्ड में सिर्फ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है एक, और एक एकेडमिक ब्लॉक है। उन दोनों के लिए ही मंजूर शुदा नक्शे मिलते हैं। बाकी जो 38 इमारतें हैं उनकी कोई वैध मंजूरी मौजूद मिलती नहीं है। तो ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 का सब क्लॉज 1 उसको आड़े लेकर की जा रही है। अब जौहर यूनिवर्सिटी ने अपने बचाव में क्या क्या दलीलें दी हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहली दलील, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कहा कि जिस सिंगनखेड़ा गांव में उनका कैंपस बना है, वो इलाका 27 सितंबर 2024 से पहले रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए के दायरे में आता ही नहीं था। मतलब जब ये 38 इमारतें बनाई गई थीं, उस वक्त आरडीए नाम की कोई अथॉरिटी उनके ऊपर लागू थी ही नहीं, तो उनसे नक्शा पास कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी दलील, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये इमारतें सालों पहले बनी थी, और जब इलाका अब आरडीए के दायरे में आ चुका है, तो उस वक्त के निर्माण को आज के नियमों के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे जाकर के अवैध आप कैसे ठहरा सकते हैं? तर्क तो यही है, जब बनाया तब कानून लागू था नहीं, तो आज कानून के तहत सजा क्यों मिल रही है? तीसरी दलील जो यूनिवर्सिटी ने दी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम के मास्टर प्लान और जोनल प्लान से जुड़े प्रावधानों के हिसाब से भी उनकी बात सही बैठती है। यानी सिर्फ ज्यूरिडिक्शन ही नहीं, बल्कि पूरे प्लानिंग फ्रेमवर्क का हवाला देकर यूनिवर्सिटी ने अपने निर्माण को जायज ठहराने की कोशिश की है। अब आरडीए ने इन दलीलों को कैसे खारिज किया है वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण जब आप करवा रहे थे, उस वक्त जो सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, चाहे वो जिला पंचायत हो या कोई और हो, उससे मंजूरी लेना हर हाल में जरूरी था, चाहे बाद में इलाका किसी नई अथॉरिटी के दायरे में आया हो ना आया हो। और आरडीए ने इसी दलील को यूनिवर्सिटी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार बना लिया कि जब यूनिवर्सिटी ने खुद को 2 इमारतों, एक मेडिकल कॉलेज है और एक एकेडमिक ब्लॉक है जो 40 में से 2 बची हैं, उनके लिए जिला पंचायत से मंजूरी ली थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें मंजूरी लेने का नियम तो पता था। फिर बाकी की जो 38 इमारतें उन्होंने बिना मंजूरी की जो बनाई हैं वो क्यों बनाई? यानी अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी के अपने ही एक्शन को उसके जानबूझकर नियम तोड़ने का सबूत बना दिया। अब ट्रस्ट को 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो खुद इन इमारतों को हटा दें, वरना आरडीए अपने स्तर पर
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगी। और एक दिलचस्प बात और ये भी सामने आई है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कैंपस के अंदर की एक सड़क पर बोर्ड लगाकर उसे पब्लिक थोरोफेयर यानी आम रास्ता तक घोषित कर दिया है। एक यूनिवर्सिटी का रास्ता अब आम हो गया है। देश में कौन सी सरकारी या प्राइवेट इमारत ऐसी है जो कागज पर 100% क्लियर है? अगर नक्शे और मंजूरी की कमी सजा का पैमाना बन जाएगा तो आधे से ज्यादा सरकारी दफ्तर, कॉलेजेस, अस्पताल सब इसी लिस्ट में आ जाएंगे। आप किस किस पर बुलडोजर चलाएंगे? अब क्योंकि इसमें मुस्लिम एंगल है और मुसलमान पढ़ ना पाए ताकि आप अपनी चुनावी रैलियों में उन्हें पंक्चर वाला कहकर संबोधित कर सकें, क्या सिर्फ इसलिए इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है? अब इस यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी जान लेते हैं। इतिहास क्या है इसका? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम है। ये 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास हुए एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और आजम खान इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े चेहरे थे। वो खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के चांसलर और लाइफ टाइम प्रेसिडेंट रहे। यही ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को चलाता है। बरसों से ये जमीन के अधिग्रहण, कब्जे और लीज की शर्तों को लेकर कानूनी लड़ाइयों में उलझी रही है और यूपी सरकार पहले ही इसकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा वापस ले भी चुकी है। इसी साल की शुरुआत में आजम खान और उनका परिवार यूनिवर्सिटी चलाने वाले जौहर ट्रस्ट से औपचारिक रूप से अलग भी हो चुका है। अब एक और अहम बात यहां जोड़नी जरूरी भी है कि इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ यूजीसी की मान्यता प्राप्त ही नहीं है, बल्कि 28 मई 2013 को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए बने जो राष्ट्रीय आयोग है, यानी जिसे NCMEI कहा जाता है, उसने बाकायदा इसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी दिया हुआ है। और ये दर्जा संविधान के अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 से मिलता है, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान बनाने का और उनको चलाने का मौलिक अधिकार देता है। अब जब इसकी 38 इमारतों पर बुलडोजर चलेगा तो इन क्लासरूम्स, हॉस्टल और लैब में पढ़ने वाले हजारों बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? उनका सेशन, उनकी डिग्री, उनका भविष्य किसकी जिम्मेदारी होगी? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, वो भी हमें लिख भेजिए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।